दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनीत तावड़े रंगे हाथ पकड़े गए। 10 लाख रुपए तो पुलिस ने दावा किया है कि बरामद हुआ है और वहीं पर बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं का सीधा आरोप है कि 5 करोड़ रुपया विनोद तावड़े बांटने के लिए लेकर के आए थे। क्या महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी हारने जा रही है? महायुति गठबंधन क्या महाराष्ट्र में सब कुछ गंवाने पर किनारे है और इसीलिए केवल पैसे के दम पर वो चुनाव जीतना चाहता है? ये जो आज का घटनाक्रम है उसने कल की पूरी तस्वीर को हमारे सामने रख दिया है। नरेंद्र मोदी की नाक बचाने के लिए विनोद तावड़े निकले हुए थे। विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, बहुत बड़ा ओहदा है पार्टी में उनका। जब वो 5-5 करोड़ रुपए लेकर के जा रहे हैं, इसकी मतलब क्या है? और राहुल गांधी ने जो पलटवार किया है, आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे नारे को जब नरेंद्र मोदी ने पलटा तो उन्होंने कहा कि एक है तो सेफ है। कल राहुल गांधी ने डेमो दिया था मुंबई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाकायदा वो सेफ लेकर के आए थे, तिजोरी लेकर के आए थे और तिजोरी को खोल करके उन्होंने 2 पोस्टर निकाले। पहले पोस्टर में मोदी और अडानी, उस पर लिखा हुआ था कि एक है तो सेफ है, एक है तो सुरक्षित भी है और एक है तो तिजोरी भी है सेठ की। और ये वो सेठ है जो नरेंद्र मोदी के कंधों पर सवार होकर के दुनिया का तीसरे नंबर का अरबपति हो गया। और यही वो सेठ है जो नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग से लेकर के नरेंद्र मोदी के चुनाव में सारा पैसा इन्वेस्ट करता है। ये आज भारतीय जनता पार्टी पर आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। राहुल गांधी ने आज पूछा है कि किस टेम्पो में 5 करोड़ रुपए लेकर के किस तिजोरी से पैसे आए थे जो आज महाराष्ट्र में बांटे जा रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतनी बिलबिलाई क्यों है, क्यों महाराष्ट्र को वो जीतने पर उतारू है, क्यों महाराष्ट्र को गंवाना नहीं चाहती। पहली बात तो ये साबित होती है इस पैसे से कि भारतीय जनता पार्टी बेहद कमजोर है महाराष्ट्र में। जो लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी और महायुति गठबंधन वहां मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, वो दिखाता है ये घटनाक्रम आज का कि बीजेपी वहां फंसी हुई है। और जो खबरें निकल करके आई थी पिछले दिनों कि वहां अडानी का 3400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुआ है, और ये मेरा आरोप नहीं है, ये आरोप देश के 2 बड़े पत्रकारों का है और जाहिर तौर पर उनके पास सबूत भी होंगे। और उस सबूत की एक कड़ी में आज ये 5 करोड़ रुपया जो बरामद हुआ है, जिस पर आरोप लगा है बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से, वो 10 लाख तो बरामद हुआ है, लेकिन असल में ये पुलिस ने बताया कि 10 लाख बरामद हुआ है, बाकी गया कहां है। आश्चर्य इस बात का है कि चुनाव आयोग की भूमिका क्या है। जब विनोद तावड़े को पकड़ा गया है तो जो चुनाव आयोग ने एफआईआर कराई है उसमें विनोद तावड़े का पैसे के लेन देन में कोई नाम नहीं है। एफआईआर तो हुई है, वहां का जो प्रत्याशी है उस पर पैसे के लेन देन का आरोप है, लेकिन विनोद तावड़े पर केवल आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। और विनोद तावड़े तो तत्काल पलट गए। उन्होंने पत्रकारों को कहा, एएनआई को कहा कि वो तो अपने कार्यकर्ताओं के बुलावे पर चाय पीने के लिए गए थे। अरे साहब, ये चाय तो बड़ी महंगी पड़ गई इस देश को। एक चाय वाला 2014 में आया था जिसने इस देश को बेरोजगार बना दिया। महंगाई हर व्यक्ति पर टूट पड़ी है, चाहे वो मिडिल क्लास का व्यक्ति हो और गरीब हो तो फिर कुछ कहना ही नहीं। मंदिरों के बाहर बड़ी बड़ी लाइनें, 5 किलो राशन के लिए लंबी लंबी कतारें, और बाजार में जब आदमी जाता है सब्जी खरीदने के लिए तो उसके थैले में
कितनी सब्जी होती है और उसके जेब में कितना रुपया होता है, ये भी देखने वाली बात है। तो वो चाय वाला जिसने इस देश के जमीन को नीलाम कर दिया, एयरपोर्ट नीलाम कर दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, कोयले की खदानें दे दी, उसने तो बिजली घर भी दे दिए। और जिस देश में भी वो भारत और उस देश के साथ संधि करने के लिए गया, उसमें अडानी साहब का तो लाभ हुआ ही। वो लाभ आपको ऑस्ट्रेलिया से लेकर के श्रीलंका तक दिखा, वो लाभ आपको अमेरिका से लेकर के और अफ्रीका तक दिखा कि कैसे अडानी साहब का खेल चल रहा था। और अब धीरे धीरे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जरिए एक्सपोज हो रहा है कि यहां पे भी अंदरूनी किस तरह की धांधली चल रही है और महाराष्ट्र में अडानी साहब का कितना लगा हुआ है। मैंने एक वीडियो में इस बात को रेखांकित किया था कि ये चुनाव सिर्फ महाविकास आघाड़ी बनाम महायुति गठबंधन नहीं है, ये चुनाव एक स्तर पर अडानी बनाम राहुल गांधी भी है। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो लगातार अडानी पर हमला कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के रिश्तों को एक्सपोज कर रहे हैं और कितना अडानी को फायदा हुआ है। महाराष्ट्र में कितनी जमीनें उनको मिल रही हैं, धारावी में जो जमीनें उनको मिली हैं कौड़ियों के दाम पर, और जो और जमीनें खरीदी जाने वाली हैं उस पर हमला किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी जब वो सेफ लेकर के आए, जब तिजोरी लेकर के आए, तो उन्होंने कहा कि यही एक है और यही सेफ है और इन्हीं के पास तिजोरी है। तो ये एक्सपोज करना राहुल गांधी का। और दूसरी तरफ जो इन्वेस्टमेंट किया है अडानी ने, वो महाराष्ट्र को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन महाराष्ट्र की जनता क्या नरेंद्र मोदी को पसंद कर रही, क्या वो बीजेपी को चाहती है? नरेंद्र मोदी ने शुरू में और बीजेपी ने बिल्कुल शुरू में सांप्रदायिक राजनीति, सांप्रदायिक कार्ड खेलना शुरू किया। बटोगे तो कटोगे के कई पोस्टर लगे, लेकिन भाजपा के नेता ही समझ गए कि नहीं, ये नारा तो चलने वाला नहीं, यहां कोई फायदा देने वाला नहीं है। फिर भी सांप्रदायिक धार देने के लिए एक है तो सेफ है चला, इसको राहुल गांधी ने समाप्त कर दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पास थोड़ा सा बचा था कि कैसे ओबीसी को आउटरीच किया जाए। दलित तो संविधान वाले इश्यू पर नाराज है और वो तो राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है, विपक्ष में खड़ा हुआ है। बाबा साहब अंबेडकर के आत्मसम्मान का सवाल, क्योंकि अर्बन नक्सल कहना कि ये लाल किताब है, उस अर्बन नक्सल का मामला गया डॉक्टर अंबेडकर तक, जो प्रमुख आर्किटेक्ट हैं संविधान के। और इस वजह से महाराष्ट्र का दलित एक तरफा, महाराष्ट्र का अल्पसंख्यक एक तरफा बीजेपी के खिलाफ हो गया। दूसरी तरफ जो ओबीसी उनको मिलता था, उस ओबीसी में इस बार सेंधमारी करने में नाकामयाब दिख रहे नरेंद्र मोदी। 2-3 दिन पहले ही चुनाव छोड़ दिया। वो ओबीसी चेहरा लेकर के जो 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे, उस चेहरे से नकाब उतार दिया राहुल गांधी ने। और बार बार जब ये पूछा कि ओबीसी की भागीदारी मीडिया में कितनी है, ओबीसी की भागीदारी बजट बनाने में कितनी है, ओबीसी की भागीदारी सचिवालयों में कितनी है, ओबीसी की भागीदारी जो नीति निर्णय होते हैं उसमें कितनी है, और हायर जुडिशरी में कितनी है, कुलपति कितने हैं, प्रोफेसर्स कितने हैं, फिल्मी दुनिया में हीरो हीरोइन कितने हैं। जब ये राहुल गांधी पूछ रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि हम ये जानने के लिए, नीतियां बनाने के लिए जाति जनगणना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई जाति जनगणना कराने की। जनगणना कराने का फैसला तो आया, लेकिन उसमें कास्ट सेंसस का मुद्दा नहीं है। और यही वजह है कि पिछले 6 महीने से नरेंद्र मोदी ने न तो जाति जनगणना की बात की और न ही खुद को ओबीसी के रूप में प्रोजेक्ट किया। तो ये जो भागीदारी का सवाल है राहुल गांधी का, लगातार कास्ट सेंसस का जो मुद्दा है, जो वादा है, जब वो इलाहाबाद में कहते हैं कि जाति जनगणना होकर के रहेगी, अगर नरेंद्र मोदी कराएंगे तो ठीक, नहीं कराएंगे तो आने वाला प्रधानमंत्री कराएगा। इस मुद्दे ने नरेंद्र मोदी के ओबीसी कार्ड की हवा निकाल दी। अब नरेंद्र मोदी के पास क्या बचा है, बीजेपी के पास क्या बचा है? महायुति गठबंधन में एक तरफ अजीत पवार है तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं, और यही आपस में भिड़े हुए हैं बीजेपी के साथ। बीजेपी न तो अजीत पवार का भला चाहती और न ही एकनाथ शिंदे का भला चाहती, तो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी बीजेपी का भला नहीं चाहते।
यहां से आपस में टूट दिखाई पड़ रही है और उस टूट का सीधा फायदा शिवसेना को मिलेगा, शरद पवार को मिलेगा, विदर्भ जैसे इलाके में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, और यह मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी यहां से कमजोर दिखाई पड़ रही है। वो भारतीय जनता पार्टी जो इन दोनों पार्टियों को तोड़ने के बाद यह सपना देख रही थी कि एनसीपी और शिवसेना को हम मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। और अब जब भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, जहां महाराष्ट्र में मराठा अस्मिता का सवाल आया, यह सवाल आया कि गुजरात की लॉबी ने महाराष्ट्र से तमाम कंपनियों को उठा करके वो गुजरात में शिफ्ट कर दिया। जो लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता था, उन लोगों को रोजगार नहीं मिलने दिया। जो महाराष्ट्र कभी देश में अग्रणी हुआ करता था, आज छठे नंबर पर है इकोनॉमी में। उस महाराष्ट्र में किसानों की जो समस्याएं हैं, जो किसान 2 रुपए किलो प्याज बेचने के लिए मजबूर होता है, उसे अपनी फसल का दाम भी नहीं मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में वही प्याज 80 रुपए किलो बिकता है। तो ये बीच में पैसा जाता कहां है? विदर्भ का किसान हो, वहां के कपास का किसान हो, सोयाबीन का किसान हो, वो क्यों इतना लाचार है? और उसको जो वादा किया गया था कि उसकी आमदनी दोगुनी होगी, वो नहीं हुई। किसानों के बीच में राहुल गांधी लगातार किसानों के सवाल खड़े कर रहे हैं। कभी वो पोहा वाले की दुकान पर जाते हैं, पोहा बनाते हैं और उससे बात करते हैं, संवाद करते हैं। वो राहुल गांधी जो इन तमाम मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, इसका एक असर जा रहा है कि कैसा होना चाहिए नेता, कैसा होना चाहिए वो जो हजारों करोड़ रुपए के हवाई जहाज में उड़ता हो, जो दिन में 3 ड्रेस बदलता हो, जो करोड़ों की गाड़ियों में चलता हो, वो जब चलता हो तो वीआईपी पूरा उसका ट्रीटमेंट हो, कोई परिंदा भी पर न मारता हो। और एक तरफ वो नेता है जिसके घर में 2-2 लोगों की शहादत हुई, लेकिन बावजूद उसके वो निडर होकर के लोगों के बीच में जाता है, उनसे मिलता है, उनसे बतियाता है, उनको सांत्वना देता है, उनके मुद्दों की बात करता है, उनका दुख दर्द सुनता है, उनके प्रति संवेदना प्रकट करता है, और कभी कभी तो अपने घर पर भी बुलाता है, भोजन भी कराता है, उनके बच्चों को हौसले की उड़ान देता है, और ये पूछता है कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें प्रिय है, बनना क्या चाहते हो। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं। बाकी वो बेरोजगारों के हाथ में लाठियां तो देना चाहते हैं, लेकिन रोजगार नहीं देना चाहते। वो तलवार तो देना चाहते हैं, लेकिन वो नौकरी नहीं देना चाहते, किताब नहीं देना चाहते, कलम नहीं देना चाहते। उस नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के चुनाव को हाईजैक करने के लिए जिस तरह से अडानी के जरिए पैसे का इस्तेमाल किया, ये राहुल गांधी पूछ रहे हैं। कौन से टेम्पो में भर के आया था ये पैसा, कहां जा रहा था ये पैसा? इसका मतलब है कि महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल रहा है। इतना ही नहीं है कि सिर्फ इतना भर मामला हो, ये उस कमजोरी को दिखाता हो, लेकिन अब बड़ा सवाल खड़ा होता है चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग जो एफआईआर दर्ज करता है, अगर यही पैसा किसी विपक्ष के नेता का पकड़ा गया होता तो अब तक वो नेता जेल में होता, चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर चुका होता। लेकिन आज चुनाव आयोग की जो भूमिका है, विनोद तावड़े को क्या जेल भेजा गया? विनोद तावड़े पर क्या आरोप लगा? केवल और केवल आरोप है कि उन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। चुनाव आयोग इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में एक बीजेपी की टीम की तरह काम कर रहा है। राजीव कुमार की भूमिका या तो चुटकुलेबाजी तक है, शायरी तक है, या फिर नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री के हुक्म की तामील करने का है, हुक्म बजाने का है। यह बात पूरी देश की जनता कह रही है, सिर्फ मैं अकेला नहीं कह रहा हूं। ये सबको मालूम है कि वो चुनाव आयोग जो नरेंद्र मोदी को एक नोटिस देने में भी डरता है, कांपता है। क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी मटन, मछली, मंगलसूत्र से होते हुए बेटियां छीन ले जाएंगे, यहां तक भी चले जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके चुनाव आयोग नोटिस तक नहीं देता है। लगातार मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन होती है, लेकिन एक नोटिस नहीं देता है। और चुनाव आयोग जिस तरीके से खड़ा हुआ है
कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगाए, कुछ नहीं होगा। शिवसेना उद्धव ठाकरे आरोप लगाए, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर झारखंड में कहा जाए कि डीजीपी बदलना है तो तत्काल बदल जाए पूरा प्रशासन। और ये जो हो रहा है सरेआम, जब वोट खरीदा जा रहा है, अब किसी से छिपा नहीं है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं, जो जमीन पर पत्रकार है उनका कहना है कि एक एक वोट 10-10 हजार रुपए का बिक रहा है। एक एक परिवार को 10-10, 20-20 हजार रुपया दिया जा रहा है वोट देने के लिए। इससे उन गरीब लोगों की ईमानदारी को खरीदा जा रहा है। गरीब लोग ज्यादा ईमानदार होते हैं। उत्तर प्रदेश में यह प्रयोग हुआ था कि नमक देकर के, नमक कहे का आ रहा था प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के जरिए, लेकिन उस नमक के जरिए नैरेटिव पैदा किया गया कि नहीं साहब, आपने तो सरकार का नमक खाया है। अब वो गब्बर सिंह वाला मामला नहीं है कि नमक खाया है तो फिर गोली भी खा। यही हो रहा है, नमक खाया है तो वो वोट भी देगा, ये उसकी ईमानदारी है। और इस तरह से प्रकारांतर से उसके ईमान को खरीदा जा रहा है। अब तो सरेआम नकदी दी जा रही है। ये गरीबों के हाथ से उनके अधिकारों को छीनना है, उनके लोकतंत्र की ताकत को, उनके वोट की ताकत को सीधे तरीके से बंधक बनाना है, उसको छीनना है। और ये क्या इस देश के लोग बर्दाश्त करेंगे? विपक्ष इस पर कितना सवाल कर रहा है, लेकिन बावजूद उसके चुनाव आयोग के माथे पर कोई शिकन नहीं है। नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं कि उनके पास आधार वोट अब नहीं बचा है। बामुश्किल से 25% वोट है। इसीलिए कहीं वोटर लिस्ट से नाम गायब होते हैं, कहीं वोटर लिस्ट से एक परिवार के अलग अलग लोगों को अलग अलग मतदान केंद्रों पर भेजा जाता है। तो जो पॉश इलाकों में रहते हैं, अट्टालिकाओं में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, उनके जस्ट नीचे मतदान केंद्र बनाया जाता है कि वो उस दिन छुट्टी मनाते हुए पत्ते भी खेल सके और 5 मिनट के लिए लिफ्ट से आकर के वोट डाल सके। ये बीजेपी का वोटर है, मिडिल क्लास वोटर है, अपर मिडिल क्लास वोटर है। तो ये जो भेदभाव हो रहा है, ये तो सीधा चुनाव आयोग पर सवाल नहीं खड़े करता है, आरोप लगाता है सीधा कि ये पक्षपात हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करेगा और क्यों कार्रवाई करेगा, ये सबको समझ में आता है। महाराष्ट्र में जो अडानी का स्टेक है, उसके एवज में भारतीय जनता पार्टी जो खेल करने जा रही है। और दूसरी तरफ आप देखिएगा, राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, लगातार शरद पवार 84 साल के एक अनुभवी नेता, वरिष्ठ नेता, किसान नेता, जो उस मराठवाड़ा के इलाके में बेहद लोकप्रिय, और शरद पवार जिस बीमारी से भी ग्रस्त हैं, लेकिन जब वो खड़े होते हैं तो फिर उनका सामना नरेंद्र मोदी भी नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी तो उनको कहते हैं कि हमारे राजनीतिक गुरु हैं। उद्धव ठाकरे ने चुनौती दी, उन्होंने कहा कि हमको बाला साहब ठाकरे का नकली संतान बताया, मेरे माता पिता का अपमान किया, और जो लोग ये कह रहे हैं वो हमारे घर में नाक रगड़ चुके हैं। तब उनको नहीं पता था कि मैं बाला साहब ठाकरे की असली संतान हूं कि नकली संतान हूं। उद्धव ठाकरे ने जो चुनौती दी है, उन्होंने कहा कि शिव सैनिक आकर के देखेंगे अगर ये चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं करता है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र में एमबीए का पलड़ा भारी है, और इस बात से तो बिल्कुल साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कमजोर है। लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका बेहद संदेहास्पद हो चुकी है और प्रश्नांकित भी। अब हर आदमी की निगाह में ये पैसा होगा, ये चुनाव आयोग की भूमिका होगी, और फिर जो सरकार बनेगी। और अमित शाह जैसे व्यक्ति, जिनको शायद कहा जाता जीत गए तो गुड, नहीं जीते तो वेरी गुड। अभी तो जो पैसा आ रहा है फिर खोखों में आएगा। सीधा आरोप है अमित शाह पर। विधायक खरीदने का, डराने का उनको जितना अनुभव है शायद किसी को नहीं होगा। और इस देश में पहले गृह मंत्री हैं वो, उन्होंने अपना एक बुडवी दूसरा गृह मंत्री तैयार कर दिया है, असम के मुख्यमंत्री। तो वो अमित शाह जिसके पीछे खड़े हैं, जहां जो खेल चल रहा है, क्या अमित शिवसेना के उद्धव ठाकरे से टक्कर ले पाएंगे? या महाराष्ट्र की जमीन पर जहां शिवसैनिक हैं, उनके हाथ में भी लाठी डंडा है, उनका भी मुरल मजबूत है, वो भी शरीर से मजबूत है, वो डरने वाले नहीं हैं।
तो देखना ये होगा कि महाराष्ट्र की जनता क्या इसका सलाह देती है, क्या फैसला करती है, क्या वो बिकने के लिए तैयार है। जिस तरह से उसको पैसे के जरिए उसके वोटिंग राइट को खरीदने की कोशिश हो रही है, सबसे बड़ा सवाल तो महाराष्ट्र की जनता के लिए होगा कि क्या उसके ईमान को खरीदा जा सकता है। वो मराठी जनता जिसकी आन बान शान शिवाजी महाराज, जिनकी मूर्ति टूट के भ्रष्टाचार जम करके हो रहा है, उन शिवाजी महाराज के साथ, डॉक्टर अंबेडकर के साथ ये जो अपमान हो रहा है, जो मराठी अस्मिता को ललकारा जा रहा है, जिसे पैसे के जरिए खरीदने की कोशिश हो रही है, सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा महाराष्ट्र की जनता से कि क्या उसका ईमान खरीदने वालों को वो जिताएंगे या फिर नरेंद्र मोदी अपनी मुंह की खाएंगे। देखना होगा कल जब वोटिंग होगी और फिर फैसला आएगा 23 तारीख को। इंतजार करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।